श्री राधे राधे। सभी सुधी श्रोताओं और प्रिय विद्यार्थियों को प्यार भरा राधे राधे, नमस्कार। मैं विपिन वर्मा वास्तु शास्त्र की पढ़ाई में जियोपैथी स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। हम और आप एक साथ मिलकर इस जियोपैथी स्ट्रेस को समझ रहे हैं। आप लिख रहे हैं, आपके दिमाग में भी वो चैप्टर चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे दिमाग में भी वही चैप्टर चल रहा है। हमने अभी तक ग्रिड सिस्टम के खोजकर्ता, भूकंप के समय ग्रिड में बदलाव, यहाँ तक की पढ़ाई कर ली है और मनफ्रेड करी और करी ग्रिड्स तक की बात हुई है। आगे लिखना है आप लोगों को हेडिंग के तौर पे, और नंबरिंग नहीं थी इसमें, पर ये 63 नंबर का हमारा वीडियो आप तक पहुंचेगा। इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, वीडियो के रूप में ही देना ज़रूरी था क्योंकि रिकॉर्डिंग में वो सुविधा नहीं हो पा रही थी, तो रिकॉर्ड करके ही हम आपको वीडियो के तौर पे ये पहुंचा रहे हैं। आप सभी लोग एस्ट्रो वास्तु शुभम पेज पे जुड़े हैं और जियोपैथी स्ट्रेस में ये अगली हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, नेचुरल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिटेड एनर्जी लाइन या हर्टमैन ग्रिड। रिपीट करता हूँ, नेचुरल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिटेड एनर्जी लाइन या हर्टमैन ग्रिड। नेचुरल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिटेड एनर्जी लाइन या हर्टमैन ग्रिड डैश। डॉक्टर हर्टमैन ग्रिड ने जो खोज की उसी को हर्टमैन ग्रिड कहा गया। पृथ्वी के नीचे इन नालियों की दूरी 20 सेंटीमीटर से 1.5 मीटर तक होती है। 20 सेंटीमीटर से 1.5 मीटर तक होती है। ये मशीनों में रेखाओं जैसी दिखती है। इनकी आपस में दूरी 2.5 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक होती है। ये नालियाँ अपने में जो केमिकल ले जाती हैं उनका बहाव पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर ही जाता है। ये आपस में जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं उसे नोडल पॉइंट कहते हैं। ये नालियाँ या पॉइंट जहाँ पर बनता है वहाँ पर दीमक, सांप, खेजड़े का पेड़, चार पैरों वाले जानवरों के बैठने का स्थान मुख्य रूप से पाया जाता है। शास्त्रों में भी इसे इंगित किया गया है। यहाँ पर घर बनाकर नहीं रहना चाहिए। अगली हेडिंग है ग्रिड और पालतू जानवरों के व्यवहार। ग्रिड और पालतू जानवरों के व्यवहार। जब भी पृथ्वी पर भूकंप आता है उससे पहले हमको अपने पालतू जानवरों का अवलोकन करना चाहिए। नोडल पॉइंट के नीचे भूमि में जो तरंगों की हलचल होती है
घरेलू जानवर उससे काफ़ी बेचैनी महसूस करते हैं। वह अपनी जगह पर चैन से नहीं बैठते हैं। यही हमको नकारात्मक ऊर्जा के रूप में महसूस होती है। अगली हेडिंग है, ग्रिड्स को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं। ग्रिड्स को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं। डैश पृथ्वी के नीचे की हलचलों से गलत ऊर्जा साइलेंट किलर के रूप में सामने आती है। लोग चलते फिरते ख़त्म हो जाते हैं। करी ग्रिड या हर्ट मैन ग्रिड का हमारे शरीर पर, मन पर, दिमाग पर, खून पर व पेट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बीमार व्यक्ति और बीमार होता चला जाता है और बाद में वो स्वर्गवासी हो जाता है। इसी प्रक्रिया को साइलेंट किलर कहते हैं। अगली हेडिंग है, शारीरिक संरचना और जियोपैथिक स्ट्रेस। शारीरिक संरचना और जियोपैथिक स्ट्रेस डैश रात्रि में सोते समय अपनी आंतरिक मरम्मत करता है। रात्रि में सोते समय शरीर, और लिख लीजिए, शरीर अपनी आंतरिक मरम्मत करता है और खाने से पोषक तत्वों को लेने और शरीर को बनाने का कार्य करता है। पर खुद को इन जियोपैथिक स्ट्रेस से शरीर खुद को बचाने की काफ़ी ऊर्जाओं को लगा देता है और शरीर की खास देखभाल नहीं हो पाती। फिर शरीर धीरे धीरे अंदर से खंडित, टूटता जाता है। अगली हेडिंग है, स्ट्रेस और शारीरिक क्षतियों के प्रकार। स्ट्रेस और शारीरिक क्षतियों के प्रकार डैश शरीर जब ग्रिड्स से होने वाले स्ट्रेस को अकारण सहन कर रहा होता है, तब उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता है और व्यक्ति उसका इलाज करवाता रहता है और साइलेंटली गुजर जाता है। स्ट्रेस से शरीर में घुटनों में दर्द होता है। किसी भी कार्य में आवश्यकता के बावजूद मन नहीं लगता। रातें आँखों में कटती हैं। परेशान व्यक्ति सो नहीं पाता। लोगों को शरीर के हिस्सों में ऐंठन महसूस होती है। कई बार घर के निवासियों का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ने लगता है। आँखों में समस्याएं आने लगती हैं। आँखों से धुंधला दिखने लगता है।
आँखों में कई बार हेमरेज भी होते देखा गया है। आँखें दूर व पास का भी धुंधला देखती हैं। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं में भी अकारण गर्भपात, प्रेगनेंसी पूरी नहीं हो पाने जैसी समस्याओं के साथ कम माह में डिलीवरी होना, बच्चा अपंग पैदा होना, बच्चों में कई प्रकार की जन्मजात समस्याएं होती देखी गई हैं। पढ़ाई और किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी में आलस्य, चिड़चिड़ापन गंभीर रूप से देखा जाता है। व्यग्रता आ जाती है, शिथिलता भी आ जाती है। चिड़चिड़ापन जैसी तमाम समस्याएं होती हैं। महिलाओं के साथ साथ बुजुर्गों में भी बहुत सी शारीरिक समस्याएं अपने आप अकारण ही आ जाती हैं। ऐसी बहुत सी समस्याएं जिनका प्रत्यक्ष रूप में प्राकट्य समझना मुश्किल हो जाता है। ना चाहते हुए भी हम अस्पतालों और डॉक्टरों के चक्कर लगाते ही रहते हैं। इसी कारण आर्थिक स्थिति भी निम्न हो जाती है। उदाहरण के रूप में एक मकान जिसके भीतरी दीवार से बाहरी दीवार के बीच में एक नाली बनाकर पानी की निकासी दी गई थी। उस मकान में गर्भ धारण करने के बाद जो शिशु जन्म लिया, उसकी रीढ़ की हड्डी में जन्मजात समस्या अपंगता के रूप में देखी गई। ऐसी ही तमाम समस्याएं लोगों को जियोपैथी स्ट्रेस की वजह से आती ही हैं। अगली हेडिंग, स्ट्रेस व व्यावहारिक समस्याएं। स्ट्रेस व व्यावहारिक समस्याएं डैश। यदि नोडल जोन घर के सेंटर या बेडरूम में बन जाते हैं तो पति पत्नी के आपसी झगड़े बढ़ने लग जाते हैं, जो सर्वथा अव्यावहारिक है, पर लोग इससे अवगत नहीं हैं। पति पत्नी के झगड़े अकारण ही इतने बढ़ते हैं कि तलाक होने तक की नौबत आ जाती है, या पत्नी मायके जाकर वापस ही पति के पास उस घर में नहीं आना चाहती। ऐसे में दोनों का ही जीवन व्यर्थ और नरक के समान हो जाता है।
यहाँ तक इस एपिसोड में लेते हैं और ब्रीफिंग लेते हुए चलते हैं। नेचुरल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिटेड एनर्जी लाइन या हर्टमैन ग्रिड। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो नेचुरल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिटेड एनर्जी लाइन या हर्टमैन ग्रिड या करी ग्रिड, जो भी एनर्जी पॉजिटिव या निगेटिव, मैं ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव नहीं आती है या निगेटिव ही आती है, मैं समझाना ये चाहता हूँ कि एक एनर्जी आती है जिसको जियोपैथी स्ट्रेस कहते हैं। आमतौर पे ये 4 पैर के जानवरों के लिए, बिच्छुओं के लिए, सांप के लिए, चूहों के लिए, ऐसे सरीसृप या ऐसे जानवर या कुछ 1 2 4 पेड़ हैं जिनके लिए बहुत अच्छी है, फ़ायदेमंद है, उनके लिए फ़ायदेमंद है, और इंसानों के लिए वो निगेटिव है, नकारात्मक है। इसके पीछे का कारण पहले जान लेना ज़रूरी है। 2 से 4 हेडिंग इसलिए लेता हूँ कि मैं यहीं पर बात को समझाते हुए चलूँ। मैं वापस से कहूँ कि आप जाइए और 35 नंबर का वीडियो देखिए, उसमें मैंने ये हेडिंग लिखवाई है, तो आप पन्ने पलटते रहेंगे। वहाँ पे जो बात है उसका अब हम 65 नंबर 65 नंबर के वीडियो में ब्रीफिंग दे रहे हैं। यहाँ पर हम प्रैक्टिकल यूज़ कर रहे हैं। वहाँ के वीडियो से आप वो लिंक लेके शेयर करके उसको आप शामिल कर लीजिए, तो चलेगा नहीं। ठीक है, चलिए। 4 पैर के जितने भी जानवर हैं, या 2 पेड़ हैं, या 4 पेड़ हैं, या जितने भी सरीसृप हैं जिनका फोरहेड नहीं है, फोरहेड मतलब हम लोगों का माथा चौड़ा होता है 4-5 अंगुल का, कुछ लोगों का बड़ा होता है, 4 अंगुल का तो होता ही, वो अपना 4 अंगुल नाप सकते हैं, कुछ लोगों का कम होता है। पर मेन बात होती है कि आपकी जो रज्जु मेघ है, रीढ़ की हड्डी का सबसे आखिरी पॉइंट, 6th सेंस जहाँ से डेवलप होता है, वहाँ से लेके और रीढ़ की हड्डी का गर्दन तक जुड़ना सभी का जुड़ता है, सभी में रीढ़ की हड्डी होती है, पर वो रीढ़ की हड्डी गर्दन से जुड़ने के बाद ब्रेन से जुड़ती हैं नर्व्स। ठीक, अब क्या होता है, जितने भी और जानवर हैं वो सभी लेटे हुए कंडीशन में हैं, चारों पैरों पे हैं, तो रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट नहीं होती, खड़ी नहीं होती, सीधी लेटी हुई रहती है। जितने भी सांप हैं, जितने भी चूहे हैं, जितने भी ज़मीन के नीचे रहने वाले कीड़े हैं, इनकी सबकी रीढ़ की हड्डियाँ लेटी हुई रहती हैं। तो इन पर वो एनर्जी निगेटिव असर नहीं करती। क्यों? 2 पैरों से एनर्जी अंदर आती है तो 2 पैरों से बाहर जाने का सिस्टम भी बनता है। हमारी हड्डियाँ या हमारा जो सिस्टम है वो क्या है कि हम स्ट्रेट हैं, खड़े सीधे, आसमान की तरफ सर, ज़मीन पे पैर। रीढ़ की हड्डी कमर से जुड़ती है, गर्दन तक जाती है, बिल्कुल सीधी रहती है। और सहस्त्रारा चक्र, अभी चक्र पे आगे चल के बात करेंगे, 10 चक्र होते हैं बॉडी में जो इनविजिबल हैं पर होते हैं। 3 नाड़ियाँ होती हैं पर होती हैं, वो इनविजिबल है। आप काट के देखेंगे तो किसी भी बॉडी में ना तो चक्र मिलेंगे ना ही नाड़ियाँ मिलेंगी। वो 3 तो नहीं मिलेंगी, वैसे तो बहुत सारी धमनियाँ और सिराएँ तो मिलेंगी ही, ठीक है ना, जो ब्लड ले जा रही हैं, सप्लाई दे रही हैं, पोषण कर रही हैं, सब कुछ मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पर जितना मैं साइंस समझता हूँ, मैंने जितना पढ़ा या समझा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है, मैं किसी को अपोज़ नहीं कर रहा, किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं जो समझ रहा हूँ वो ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपसे जुड़ जाता है तो बेहतर, नहीं तो आप गूगल बाबा जिंदाबाद। तो रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी होती है और हमारा सर जो है, जहाँ पे बाल हैं हमारे सर पे, सर जिसे कहते हैं दिमाग के ऊपर, है ना, वो जो पार्ट है वहाँ पे सहस्त्रारा चक्र होता है। और सहस्त्रारा चक्र कॉस्मोस से बराबर एनर्जी ले रहा होता है। पैर में जूते पहनते हैं हम लोग तो वो धरती से कनेक्टेड नहीं होता, नहीं तो
लाइट अगर किसी को सही करना आता है और उसने अगर बिना चप्पल पहने या जूता पहने अर्थ और फेस के वायरिंग को छुआ होगा तो उसको झटका लगा होगा। इसका कारण यही है कि ज़मीन से अर्थिंग मिलती है और हम आसमान से कनेक्टेड हैं, कॉस्मोस से हमारा कनेक्शन बराबर है। अब होता क्या है कि नाभि से ऊपर के जितने भी चक्र हैं, नाभि से ऊपर हार्ट का चक्र है, थ्रॉटल चक्र है, थ्रॉटल के ऊपर थर्ड आई है और सहस्त्रारा। सहस्त्रारा को छोड़ दें तो तीन चक्र जो हैं वो हमारे नाभि से ऊपर है। ये जो चक्र हैं ये चक्र हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ठीक है। और नाभि से नीचे जो चक्र हैं उसमें स्वादिष्ठान चक्र आ जाता है, मूलाधार चक्र आ जाता है, इंद्र, वरुण और यम, ऐसे करके और चक्र आते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। अब इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फील्ड पहले से जब हमारी बॉडी बना रही है, पहले से जो हमारे अंदर है, तो अब एक और अगर कोई करंट आएगा, कोई भी एक एनर्जी आएगी, कोई भी एक लाइन एनर्जी की जो है वो अगर टच करेंगे तो हमको हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब होगी, इसलिए हमको झटका लगता है, इसलिए हमको गर्म अचानक छूने पे झटका लगता है, इसलिए हमको गर्म पानी छूने से या जल जाते हैं या आग में या अचानक से कोई पीछे से छू दे तो हमको झटका लगता है। ये इसलिए लगता है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पहले से हमारे अंदर काम कर रही है, ठीक है। अब मैनिफेस्टेशन इससे कैसे होता है, ये चैप्टर अलग है, इसमें मैं जोड़ रहा हूँ ये बात को, आगे चल के इस पे भी बात करेंगे कि मैनिफेस्ट कैसे करना है। अब समझना है कि वो हमको जियोपैथी स्ट्रेस इसलिए प्रभावित करती है क्योंकि हमारे अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पहले से है, बन रही है, बराबर काम कर रही है। तो ऐसे में अगर एक और स्ट्रेस वाली कोई फील्ड बनती है और वो हमारे शरीर से होके गुजरती है तो सहस्त्रारा पे जाके अटकती है, वापस आती है। सिस्टम तो क्लियर नहीं है क्योंकि साइंस का चैप्टर है, पर वो नुकसान पहुंचाती है ये पता है। तो अब आप क्लियर हो गए कि हमारे अंदर पहले से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, एनर्जी है, तरंगे हैं, वेव्स हैं, उनको डिस्टर्ब करने का काम जियोपैथी स्ट्रेस करता है। अब जियोपैथी स्ट्रेस अगर नहीं होगा तो बॉडी सुचारू रूप से चलती रहेगी, अन्यथा ये सारी समस्याएं जियोपैथी स्ट्रेस उसको डिस्टर्ब करेगा और फिर वो कुछ का कुछ हो जाएगा, है ना। जैसे ताश में 52 पत्ते होते हैं, उसमें एक उसका होता है चिड़ी का पत्ता, ईंट का पत्ता, उसका पान का पत्ता, ऐसे करके होते हैं ना। तो अगर एक ही वाले पत्ते सबको दे दें तो उसके पास तो सारे नंबर हो गए, खेलेंगे कैसे। तो सबको अलग अलग चीज़ दी गई। ऐसे जियोपैथी स्ट्रेस अलग काम करती है, मैग्नेट जो बनाती है वो अलग काम कर रहा है, इलेक्ट्रो जो है वो अलग काम कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मिल के काम कर रहे हैं, बॉडी को सही से चला रहे हैं। तो इसमें जो नेचुरल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिटेड एनर्जी लाइन या हार्टमैन लाइन है, ये डिस्टर्बेंस कैसे करती है। डॉक्टर हार्टमैन ग्रिड ने जो खोज की उसी को हार्टमैन ग्रिड कहा गया, ठीक है। ये तो उनके नाम से हो गया, फोर्ड गाड़ी बताया, टाटा का उदाहरण दिया, बजाज का उदाहरण दिया, ये उस हिसाब से हो। पृथ्वी के नीचे इन नालियों की दूरी 20 सेंटीमीटर से 1.5 मीटर, 1.5 मीटर तक होती है, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर मतलब लगभग 8 इंच के आसपास, है ना। और उससे ले जाके 1.5 मीटर तक काफ़ी चौड़ाई होती है, पत्ते से काफ़ी चौड़ाई तक होती है। ये मशीनों में रेखाओं जैसी दिखती है, इसको अगर मशीन से देखेंगे तो रेखाओं जैसी। इनकी आपस में दूरी 2.5 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक, 2.5 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर तक होती है। ये नालियाँ अपने में जो केमिकल लेके जाती हैं उनका बहाव पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। अब पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण मतलब पूर्व से एनर्जी पॉजिटिव जाती है पश्चिम की ओर और उत्तर से जाती है दक्षिण की ओर। ये हम लोग वास्तु में पढ़ते हैं। पर जियोपैथी स्ट्रेस भी वैसे ही चलती है, मतलब ब्रह्मांड के नीचे, पृथ्वी के नीचे और ब्रह्मांड के वातावरण में जो एनर्जी है वो सेम टाइप से मूव कर रही है। ये आपस में जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर नोडल पॉइंट बन जाता है। जितने भी चक्र हैं वो सुषुम्ना, इंगला, पिंगला नाड़ियों को काटते हुए जब एक दूसरे को जाती हैं तो वहाँ पर भी एक एक पॉइंट बनता है।
उसी को हम थ्रॉटल, थर्ड आई इस तरीके से कहते हैं। ये नालियाँ या पॉइंट जहाँ पर बनते हैं वहाँ पर दीमक, सांप, केजड़े के पेड़, चौपहिए जानवर ये सब रहते हैं। शास्त्रों में भी इसे इंगित किया गया है। यहाँ पर घर बनाकर नहीं रहना चाहिए। ठीक है। ग्रिड और पालतू जानवरों के व्यवहार। जब भी पृथ्वी पर भूकंप आता है तो उससे पहले हमको अपने पालतू जानवरों का अवलोकन करना चाहिए। हम घर में रहते हैं तो हमारे जानवर जितने भी होते हैं, जैसे अगर आपने तोता पाला है तो वो परेशान होने लगेगा, घर में बिल्ली पाली है तो परेशान होगी, कुत्ता पाला है तो वो भी हो सकता है डर के कहीं बैठ जाए। तो नोडल पॉइंट के नीचे भूमि में जो तरंगों की हलचल होती है वो घरेलू जानवर उससे काफ़ी बेचैनी महसूस करते हैं। पावर बढ़ जाता है ना एनर्जी का, इसलिए वह अपनी जगह पर चैन से नहीं बैठते। यही हमको नकारात्मक ऊर्जा के रूप में महसूस होती हैं। जब जानवर सुरक्षित नहीं अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो फिर हम लोगों की क्या ही बात है नहीं। ग्रिड्स को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? ग्रिड्स को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? डैश। पृथ्वी के नीचे की हलचलों से गलत ऊर्जा साइलेंट किलर के रूप में सामने आती है। पृथ्वी के नीचे की जो हलचल है उससे गलत ऊर्जा हमारे लिए गलत क्यों है? क्योंकि वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्टरबेंस देती है, इसलिए ख़राब है। लोग चलते फिरते ख़त्म हो जाते हैं। अगर कहीं बहुत ज़्यादा पावर से आ रहा है और आपका इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आप उसके चपेट में आ जाएंगे। तो सामने वाला जो कमज़ोर बॉडी लेके घूम रहा है उसको अगर काफ़ी लंबे टाइम से सही खान पान नहीं मिल पा रहा है तो वो ख़त्म हो सकता है, ख़त्म हो जाते हैं। करी ग्रिड, हार्ट माइंड ग्रिड को हमारे शरीर पर, मन पर, दिमाग पर, खून पर व पेट पर नकारात्मक प्रभाव करते देखा गया है। ये दोनों प्रकार की जो एनर्जी हैं ये जब ऊपर आती हैं तो हमारे शरीर पर, मन पर, दिमाग पर, खून पर व पेट पर नकारात्मक प्रभाव पूरी तरीके से डालती हैं। बीमार व्यक्ति और बीमार होता चला जाता है और बाद में वो स्वर्गवासी हो जाता है। जब बीमारी ही नहीं पता है, डॉक्टर के पास जाओगे वो कुछ ना कुछ तो बिल बनाएगा। हॉस्पिटल में जाके क्या बताओगे? सिर में दर्द हो रहा है। सिर में दर्द कब तक हो रहा है? जब तक घर का वास्तु ठीक नहीं है। वास्तु ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर जियोपैथी स्ट्रेस है। अब जियोपैथी स्ट्रेस है, ये अगर उसके स्लीपिंग बेड को, उसके बैठने के पॉइंट को, उसके गलत एक्टिविटी, यूटिलिटी जो कुछ भी वहाँ पे हो रहा है उसको अगर वहाँ से चेंज करा दिया जाए तो वो समस्या से फ्री हो जाएगा। पर डॉक्टर ये मानेगा नहीं कि वास्तु जैसा कुछ होता है। हो सकता है डॉक्टर ये भी कह दे ज्योतिष हम मानते नहीं, हम तो साइंस मानते हैं, सब प्रैक्टिकल होता है, इसी पे चलेंगे। पर आप जाओगे कुछ तो समस्या उसको बताओगे ना डॉक्टर को कि सर सिर घूमता है, बेचैनी होती है, मन नहीं लगता है, काम करने का मन नहीं करता है, नींद बहुत आती है, ऐसा। तो ऐसी वाली कंडीशन में डॉक्टर इलाज करेगा। वो बिना मतलब की दवाइयाँ जो आपके शरीर में नहीं जानी चाहिए वो आपके शरीर में जाएंगी, कुछ तो कांड करेंगी ना वो। तो वो जो कांड करेंगी वो बड़ा कांड हो जाता है और फिर लोग फोटो पे हार चढ़ा के फूल चढ़ाते हैं और वो बंदा स्वर्गवासी हो जाता है। इसी प्रक्रिया को साइलेंट क्लियर कहते हैं। तो आप अच्छे वास्तुशास्त्री बनिए और ऐसे लोग जो अकारण ही मृत्यु के काल में समा जा रहे हैं ऐसे लोगों को बचाइए। अगली जो हेडिंग है वो है शारीरिक संरचना और जियोपैथी स्ट्रेस। रात्रि में सोते समय अपनी आंतरिक मरम्मत करता है शरीर। रात्रि में शरीर अपनी आंतरिक मरम्मत करता है। सबको पता है, खाना खाते हैं एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है मतलब मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम, ये सब चीज़ें मिलती हैं। हार्मोन बनते हैं। खाने से पोषक तत्व को लेने और शरीर को बनाने का कार्य बॉडी करती है। पर खुद को इन जियोपैथी स्ट्रेस से शरीर जब बचाने के लिए खुद पूरी एनर्जी उसको रोकने के लिए दे देता है कि जियोपैथी स्ट्रेस से कोई समस्या शरीर को ना हो, तो फिर वो खुद को बनाने का, खुद को रिपेयर करने के काम पे कमज़ोर हो जाता है। वो उधर की तरफ से बचाने के लिए, जैसे मान लीजिए कैंसर सेल्स, पॉजिटिव सेल्स दोनों होती हैं और
पॉजिटिव सेल्स आपके बहुत पॉजिटिव और अच्छे जीवन को जीते हुए खान पान और एक्टिविटी करते हुए रहते हैं तो कैंसर सेल्स को खा लेते हैं। लेकिन अगर आप आलस्य और बदपरहेजी करते रहते हैं तो फिर कैंसर सेल्स अच्छी सेल्स को खाती हैं, फिर आपको कैंसर हो जाता है। तो बॉडी को क्या करना है? बॉडी को करना है अच्छे से देखभाल, पर चूँकि पूरी एनर्जी उसको उस बीमारी ना हो जाए उस प्रक्रिया में अपना पूरा सारा योगदान दे देना पड़ रहा है, तो वो शरीर को नहीं देख पा रही है, तो शरीर कमज़ोर हो रहा है। ये देखभाल जब नहीं हो पाती है फिर शरीर धीरे धीरे अंदर से खंडित हो जाता है, टूट जाता है। अगली हेडिंग है स्ट्रेस और शारीरिक क्षतियों के प्रकार। शरीर जब ग्रिड से होने वाले स्ट्रेस को अकारण सहन कर रहा होता है। बात वही है जो ऊपर कही गई, वही इसमें कही गई, समझाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। शरीर जब ग्रिड से होने वाले स्ट्रेस को अकारण सहन कर रहा होता है, ना चाहते हुए भी बॉडी उसको झेल रही होती है, रिपेल नहीं कर पाती, तब उससे शरीर में धीरे धीरे बदलाव होते हैं। एक व्यक्ति देखा था, आप लोगों ने भी शायद देखा हो, फोटो आती थी कि उसकी पीठ जो है वो बहुत मजबूत हार्ड से परत जैसी धीरे धीरे उस पर बन रही है, और वो जब नहाता है तो वो मुलायम हो जाती है, फिर वो हार्ड हो जाती है, उसमें चटकन हो जाती है, और वो लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर मोटी हो गई है। उसको अगर छुटाने का प्रयास किया जाए या रगड़ के साफ़ करने का प्रयास किया जाए तो ब्लीडिंग जैसी स्थिति हो जाती है, खून का रिसाव होने लगता है। डॉक्टर उसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, तो व्यक्ति उसका इलाज करवाता रहता है और साइलेंटली गुजर जाता है। इसमें तो पीठ की बात है, मान लीजिए अंदर बॉडी के कोई हो, कुछ लोगों को पता चलता है कि 4th स्टेज का कैंसर है। ये 4th स्टेज का कैंसर कहाँ से आया? अचानक से डायग्नोस किया परेशानी होने पे, और 4th स्टेज का मतलब 3rd और 2nd 1st कुछ पता ही नहीं चला कुछ हो रहा है, कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। ये कैसे हुआ? ये जियोपैथी स्ट्रेस की वजह से भी होता है। स्ट्रेस से शरीर में घुटनों में दर्द होता है, किसी भी कार्य में आवश्यकता के बावजूद मन नहीं लगता, रातें आँखों में कटती हैं, नींद नहीं आती, परेशान व्यक्ति सो नहीं पाता, लोगों को शरीर के हिस्सों में ऐंठन महसूस होती है, बहुत ज़्यादा उनको असहज महसूस होता है। ऐंठन महसूस तो नहीं की मैंने, पर जिन्होंने की होगी उन्हें दिक्कत होती होगी। कई बार घर के निवासियों का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ने लगता है। एक व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए अगर, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों? एक उसके साथ में चाहिए, एक घर में बच्चों के साथ में चाहिए, और एक खाना ले जाने लाने के लिए, देखभाल और दवाइयों के लिए चाहिए। तो अगर 4 ही लोग हैं घर में तो कैसे होगा? इससे भी मानसिक संतुलन पूरी तरीके से ख़राब होता है। आँखों में समस्याएं आने लगती हैं। अब ये जो लोग घर में रहते हैं उनको धीरे धीरे आँखों में समस्याएं आने लगती हैं। आँखों में समस्याएं होती हैं, धुंधला दिखता है, दूर और पास का भी धुंधला दिखता है, कभी कभी एक आँख से धुंधला दिखता है, कभी दोनों से। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं में गर्भपात जैसी समस्याएं हो जाती हैं, बच्चे अपंग पैदा होते हैं और कम महीने की डिलीवरी भी होती है। ऐसी समस्याएं देखी गई हैं। पढ़ाई और किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, किसी भी बच्चे को पढ़ने का मन नहीं लगता है, और कोई बच्चा नींद ही उसकी पूरी नहीं होती। ऐसा बहुत जगह देखा गया। हम भी पहले जहाँ पहले रहते थे वहाँ पर हमने देखा कि बच्चे सुबह उठना नहीं चाहते। रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है तो आते हैं, नहीं तो कई बार तो हम भी उठना नहीं चाहते। चलो खैर छोड़ो। चिड़चिड़ापन जैसी तमाम समस्याएं भी होती हैं, है ना। तो जिन जिन लोगों को आप देखें कि उनके घर में अकारण ही चिड़चिड़ापन है, कोई बहस करने का कोई कारण नहीं है, आपस में लोग एक दूसरे पर कमेंट पास कर रहे हैं, गलत गलत बातें बोल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि उन सभी लोगों के घर में जियोपैथी स्ट्रेस जैसी समस्याएं हैं। मेजर करने के लिए आप चीज़ों को जो अभी पढ़ाएंगे
मर्म स्थान जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी रेखाएं हैं जहाँ पर क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या नहीं रखना चाहिए, क्या क्या नहीं बनाना चाहिए, तो आपको सब समझ में आएगा। इसी प्रकार से वास्तु की पढ़ाई पढ़ते रहिए और हम लोग इसी तरीके से वास्तु की पढ़ाई को गतिमान रख रहे हैं। माहौल बहुत अच्छा हो रहा है, हवाएं बहुत बढ़िया चल रही हैं, धीरे धीरे सर्दी जा रही है तो टाइम भी थोड़ा सा दिन का बढ़ रहा है। 2 विज़िट हो रही हैं, थोड़े दिन बाद कोशिश करेंगे कि 3 भी हो जाएं। तो अभी तो 2 ही विज़िट ले पा रहे हैं, पर कुछ विज़िट कैंसिल हो गई हैं। कुछ लोगों को घूमने जाना था, कुछ लोगों को घर में घरेलू शादियों का कुछ माहौल है, ऐसा भी आगे चल के होने वाला है, तो उसमें भी कैंसिल हो रही हैं। तो जो विज़िट कैंसिल हो रही हैं उनकी जगह पे नई विज़िट के लिए आप लोगों के ऑफ़र मान्य हैं। तो अगर आप लोग विज़िट कराना चाहते हैं तो नंबर है 2, उस वीडियो के ऊपर लिखे रहते हैं, उसमें आप संपर्क करें। ऊपर वाले पे बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि नीचे वाला मेरा है, अगर मैं व्यस्त हुआ तो हो सकता है ना उठा सकूं। ठीक है, चलिए। एक हेडिंग की जो वो ब्रीफिंग है वो रह गई है, वो 4 लाइन का ही है, हम लगभग बात कर चुके हैं, पर हम उसको भी अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।